हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 2 वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पजल टॉपिक से है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के निर्देश को देखते हैं। इस एक डाटा के ऊपर कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निर्देश देखते हैं कि क्या है। बोला है ए बी सी डी और ई, यह जो 5 व्यक्ति है ना ए बी सी डी और ई, वह पी क्यू आर एस और टी के पुत्र है। यह पांचों पुत्र है पी क्यू आर एस और टी के। ए बी सी डी और ई जो है वह पुत्र है किसका, पी क्यू आर एस और टी का, परंतु इसी क्रम में नहीं है। ठीक है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर सही माँ और पुत्र का मिलान करें। सही माँ और पुत्र का आपको मिलान करना है। इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस और टी जो है वह माता है। किनकी माता है, ए बी सी डी और ई की माता है। अब यह तो आपका निर्देश है, निर्देश के आधार पे हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि माताओं को हम ऊपर लिख लेते हैं। तो पी क्यू आर एस और टी, यही पांचों माता हैं। इन पांचों माताओं का नाम हमने ऊपर लिख लिया। अब हमें क्या करना है ना कि जिसका जो संतान होगा उसको उसके नीचे लिखना है, यानी संतान को नीचे लिखना है। पी के नीचे पी के संतान को, क्यू के नीचे क्यू के संतान को लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के पहले लाइन में आइए। बोला है क्यू बी या सी की मान नहीं है। क्यू जो है ना वह बी या सी की मान नहीं है, यानी क्यू के नीचे ना तो बी रहेगा और ना ही सी रहेगा। तो बी और सी दोनों लिख करके हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि क्यू की माता बी या सी में से कोई भी नहीं। क्यू जो है वह बी या सी की माता नहीं है, यानी क्यू के नीचे बी या सी में से कोई भी नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है, ए या ई की मां टी नहीं है, यानी टी के नीचे न तो ए रहेगा और ना ही ई रहेगा, क्योंकि ए और ई की माँ जो है वह टी नहीं है। तो टी के नीचे पक्का ए और ई नहीं रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, यहाँ तक हो चुका है। सी आर का पुत्र नहीं है। सी जो है वह आर का पुत्र नहीं है, यानी सी जो है वह आर के नीचे नहीं रहेगा। तो सी को आर के नीचे रख के काट दिए। यह चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि सी यहाँ नहीं होगा, बाकी जगहों पे होगा बट यहाँ नहीं होगा। आगे ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है। ई देखिए, ई ना तो क्यू के नीचे रहेगा और ना ही एस के नीचे रहेगा। ई जो है ना तो क्यू के नीचे रहेगा और ना ही एस के नीचे रहेगा। तो ई को दोनों जगह रख के हम क्रॉस कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है। तो ई जो है ना तो क्यू के नीचे रहेगा और ना ही एस के नीचे रहेगा, क्योंकि दोनों का पुत्र नहीं है। दोनों जगह लिख के हम क्रॉस कर दिए। आगे, तथा उसकी माँ का नाम आर अक्षर से नहीं है। ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है और ई की माँ का नाम आर अक्षर से नहीं है, यानी ई जो है ना वह आपका आर के नीचे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ई की माँ का नाम आर अक्षर से नहीं है। इसका मतलब ई की माता आर नहीं है, तो आर के नीचे लिख के भी इसको क्रॉस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। ए की माँ क्यू या आर नहीं है। ए की माँ क्यू या आर नहीं है, यानी ए ना तो क्यू के नीचे रहेगा और ना ही आर के नीचे। ए जो है ना तो क्यू के नीचे रहेगा और ना ही आर के नीचे। इस दोनों में से किसी स्थान पर नहीं होगा। ठीक है, इतना डाटा आपका दिया गया था। अब इसके बेसिस पर कौन किसका पुत्र है इसका हमें पता लगाना है। ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कुल मिला के 5 ही व्यक्ति है ना, ए बी सी डी और ई। अब क्यू का पुत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा डाटा हम लोग क्रॉस किए हैं वहाँ से चलेंगे। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए, क्यू का पुत्र बी सी ई ए, इन चारों में से 5 पुत्र ए बी सी डी ई है ना, इसमें से ए सी बी ई नहीं होगा। तो बचा कौन, डी, यानी क्यू का पुत्र पक्का कौन होगा, डी होगा। ए ई सी बी नहीं होगा पांचों में से, तो पक्का कौन होगा, डी होगा। अब डी को आप हटा दीजिए, डी आगे किसी का पुत्र नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे चलिए, इसका पुत्र सी ई आर, इसका सॉरी यहाँ पे आर लिख के क्रॉस कर दिए। देख लेते हैं आर लिख के क्रॉस क्यों किए हैं, ए हो जाएगा ना। ए की माँ क्यू या आर नहीं है। ए की माँ, यहाँ पे ए नहीं होगा। ठीक है, ए की माँ क्यू या आर नहीं है। अब आगे चलिए, इसमें चलते हैं।
अब इसका पुत्र ए, ई, सी और डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डी तो क्यू का पुत्र हो चुका है। तो इसका पुत्र ए, सी, ई, डी, ए, बी, सी, डी, ई में से ए, ई, सी, डी नहीं हो सकता है, तो कौन बचा? बी, यानी इसका पुत्र पक्का कौन होगा? बी होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका पुत्र ए, ई, डी और बी में से कोई नहीं हो सकता, तो बचा कौन? सी, तो इसका पुत्र कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे इसमें चलिए, इसका पुत्र सी, बी, डी, ई नहीं हो सकता, तो बचा कौन? ए, तो इसका पुत्र क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए ए, बी, सी, डी सब आ चुका है, एक व्यक्ति बचा है, उसको कहाँ लिखेंगे? पी के नीचे लिखेंगे, है ना। एक माँ भी बची हुई है, एक पुत्र भी बचा हुआ है, तो ई को कहाँ लिखेंगे? पी के नीचे लिखेंगे। अब आप अपने सभी क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है एस का पुत्र कौन है, तो एस का पुत्र देख लीजिए कौन है? एस का पुत्र ए है, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प एक। दूसरा, सी की माँ कौन है? सी की माँ देख लीजिए, सी की माँ कौन है? टी, हमारा आंसर इसका टी हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, क्यू का पुत्र कौन है? क्यू का पुत्र देख लीजिए कौन है? डी, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, पी का पुत्र कौन है? पी का पुत्र कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो पी का पुत्र आपका हो जाएगा ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करिएगा? ई करिएगा। आगे, आर का पुत्र कौन है? क्या पूछा गया है? आर का पुत्र कौन है? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, आर का पुत्र कौन है? बी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर का पुत्र कौन है? बी है, आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि सावधानी से बस हमें यह चार्ट बना लेना है और इसके बेसिस पर हम लोग अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जो 5 पूछा गया इसके बेसिस पर, उन सभी का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें त्रिभुज काउंट करके बतानी है। देखिए त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पे यह जो बेसिक फिगर बना है, इसमें त्रिभुज काउंट करने का तरीका यह है कि आप इसमें नंबरिंग करिए, तो नंबर डालिए 1, 2 और 3 और इन नंबर को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6। इस ऊपर वाले पार्ट में ना कुल मिला के कितना ट्रायंगल हो गया? 6, और नीचे वाले में देख लीजिए कितना, नीचे वाले में 1, यह आपका 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, 2 छोटा छोटा एक बड़ा वाला, तो 3, तो नीचे 3 और ऊपर में 3 2 5 और 1 6, 6 और 3 9। इस पूरे आकृति में कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे जब भी इस तरीके का फिगर बने ना, देख लीजिए आप इसको, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जाए, उस केस में त्रिभुज काउंट करने का तरीका है कि आप इसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और इन नंबर को ऐड कर लीजिए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें 10 त्रिभुज। उसी तरह से 1 2 3, इसमें 3 2 5 और 1 6, नीचे में उसी तरह से नंबर डालिए 1 2, यहाँ पे 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हमें एक चीज़ पता है ना कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, आज का दिन तो हमें पता है सोमवार है, प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन आ जाता है ना, तो हमें बताना है आज से 61 दिन बाद, तो हम प्लस 61 करेंगे। अब हमें एक चीज़ क्या पता है कि 7 दिन बाद वापस वही दिन आ जाता है, तो जितने दिन बाद भी पूछा जाएगा उसमें 7 से भाग करेंगे और 7 से भाग करने के बाद जो भी वैल्यू शेष बचेगा उसको लिखेंगे, तो 7 8 56, शेष कितना बचा? 5, यानी आज से 61 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 5 दिन बाद होगा। तो सोमवार प्लस 5 करना है, तो सोमवार प्लस 5 देख लीजिए क्या होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? शनिवार हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग समझेंगे, हम लोग और यहाँ पे क्या समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आज का दिन हमें पता है और आज से हमें बताना है कि 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 आगे जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो 5 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन पहले होगा। इसको आप चेक कर सकते हैं जाके कैलेंडर में, आज से 5 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन पहले होगा। तो 5 दिन आगे जाने में हमें परेशानी है, 2 दिन पहले हम इससे पहले आ सकते हैं, तो सोमवार प्लस 5 करें या सोमवार माइनस 2 करें, एक ही बात है, तो सोमवार में से 2 माइनस करिए, रविवार, शनिवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि आज का दिन तो सोमवार है, आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले, इसका सम 7 आपको कर देना है, ठीक है। इसका सम देख लीजिए कितना हो गया, प्लस माइनस मिला के 7, 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले, तो प्लस 6 करने के बजाय आप -1 भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन जो है वह आवश्यक है। प्रश्न देख लीजिए क्या है, कोण BAC
BAC इस वाले कोण का माप बताना है कि क्या होगा। इस वाले कोण का माप बताने के लिए पहला कथन देख लीजिए, यही वाला फिगर है, पहले कथन में यह फिगर है, तो इस फिगर की मदद से इस कोण का तो माप निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से इस दोनों कोण को जोड़ के घटा लेंगे, तीसरे कोण का माप निकल जाएगा। 65 और 25 90, यानी इस कोण का माप आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस फिगर से हम लोग निकाल लेंगे, जो कि कथन 1 में है। कथन 2 में क्या बोला है कि ए का मान बड़ा है 0 से छोटा है 90 से, तो क्या इससे इस कोण का माप निकलेगा कि ए का मान 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो बहुत सारे कोण हैं। यानी हमें कथन दूसरे की आवश्यकता नहीं है, केवल पहले कथन से हम लोग इस एंगल का माप निकाल सकते हैं, BAC यानी इस वाले एंगल का माप निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1 पर्याप्त है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है। आगे चलिए, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अच्छा देखो, जैसे ही विपरीत क्रम बोल दिया जाए ना, तो आप क्या करना कि आगे से जो लेफ्ट बोले उसको राइट मानना और जो राइट बोले उसको लेफ्ट मानना। बोला है दाएं से, तो इस दाएं को क्या मानेंगे, अब हम लोग दाएं को बाएं मानेंगे, यानी लेफ्ट। तो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं, बाएं को क्या मानेंगे हम लोग, दाएं मानेंगे। ऐसा कब करना है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को उल्टा करते हैं उस केस में क्या होगा, जेड बाएं से 1 नंबर पे आएगा, जो जेड दाएं से 1 नंबर पर था वह बाएं से 1 नंबर पे आ जाएगा। तो यही कारण है कि जब भी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिया जाए, उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ बाएं को दाएं में बदलिए और दाएं को बाएं में बदल दीजिए। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा है। तो क्वेश्चन में देखिए, पहले दायां आया है कि बायां, तो पहले तो बायां आया है, तो हमारा आंसर बाएं से निकलेगा। अब बाएं से क्या बोला था, 7वां, तो 7 लिखिए, के दाएं 12वां, तो 12 लिखिए, और बाएं दाएं 2 रंग है, तो इन नंबर्स को आप जोड़ लीजिए। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। और आंसर हमारा किस ओर से निकलेगा, आंसर हमारा उसी ओर से निकलेगा क्वेश्चन में जो पहले बोला जाएगा। तो बाईं ओर से 7वां, बाईं ओर से 19वां, तो बाईं ओर से 19वां लेटर कौन सा है, एस। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 19 हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको बस काम करना है, बाएं को दाएं मानना है और दाएं को बाएं मानना है। तो यहाँ दाएं था, इसको हम क्या माने, बाएं माने, यानी बाएं से 7वां के दाएं 12वां, तो 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19, यानी बाएं से 19वां अक्षर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है, एस है। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है 123 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, चलिए इसका अर्थ यहाँ पे दे रखा है, ध्यान देते रहिएगा, इसका अर्थ जो है यहाँ पे दे रखा है। ओके, आगे 145 का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, और 637 का अर्थ यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे, 637 का अर्थ यहाँ दे रखा है, क्या दिया है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब हम लोगों से क्या पूछा है, ब्राइट का कोड। चलिए ब्राइट का कोड हम लोग निकालते हैं। कॉमन देखते हैं कि दोनों में क्या है। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन 1 है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, इसका मतलब इस दोनों में एक वर्ड भी कॉमन होगा। तो कॉमन वर्ड क्या है, बुआ। इसका मतलब क्या है, बुआ का जो कोड है ना, बुआ का कोड वह क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। पहला दोनों के कोड में 1 कॉमन था, दोनों में एक वर्ड भी कॉमन होगा। कॉमन वर्ड क्या है, बुआ, कॉमन संख्या क्या है, 1, यानी एक कोड किसका हो जाएगा, बुआ का। अब इस दोनों में कंपेयर करिए, टॉल बिग बुआ, और इधर क्या है आपका, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। इस दोनों में नहीं है। अच्छा, पहला और इसमें देखिए, पहला और तीसरा में देखिए, लिटिल यहाँ भी है और लिटिल यहाँ भी है, तो इसका मतलब कि एक संख्या यहाँ दोनों जगह कॉमन होगा। तो ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसका कोड तो 637 है और इसका कोड क्या है आपका, 123 है। तो 3 देख लीजिए, दोनों जगह है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी यह 3 कोड किसका हो जाएगा, आपका 3 कोड हो जाएगा लिटिल का। ठीक है, तो यह 3 कोड लिटिल का हो गया। तो 1 कोड हो गया बुआ का, 3 कोड हो गया लिटिल का, तो जो एकमात्र कोड बचा है वह किसका हो जाएगा, ब्राइट का। तो ब्राइट का कोड कितना होगा, आपका 2 हो जाएगा। इसको लिख के आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनिल से 9 स्थान ऊपर है, और यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां, अनिल अंत से यानी कि नीचे से अनिल कितने नंबर पर है, नीचे से अनिल जो है, अनिल आपका 14 नंबर पर है, नीचे से अनिल जो है वह 14 नंबर पर है। अब इसके आगे क्या बोल रखा था, अनिल से 9 श्रेणी ऊपर, इससे 9 श्रेणी ऊपर कौन है, इससे 9 श्रेणी ऊपर जो है वह आपका यहाँ पे ना अनुज है।
अनुज के बारे में क्या बोल रखा था कि अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। ठीक है, तो 14 और 9 कितने नंबर पर होगा? यह नीचे से 23वें नंबर पर होगा। या नीचे से कितने नंबर पर हो जाएगा? यह नीचे से आपका 23वें नंबर पर हो जाएगा। अब आगे बोला है आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा। तो देखिए नीचे से अनुज का स्थान दे दिया ना 23वां, ऊपर से हमें अनुज का स्थान बताना है। तो नीचे से स्थान दे ऊपर से स्थान पूछे, या ऊपर से स्थान दे करके नीचे से स्थान पूछे, तो हम टोटल +1 में से माइनस करेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितना है? 40, हम माइनस करेंगे 41 में से। तो 41 में से अनुज का स्थान जो नीचे से है उसको माइनस करिएगा, तो ऊपर से जो इसका स्थान है वो आपका निकल जाएगा। तो इसका स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो, यानी बाएं को बदलना हो दाएं में, या फिर दाएं को बाएं में, या फिर ऊपर को नीचे में, या नीचे को ऊपर में, उस केस में टोटल +1 में से माइनस करिएगा। तो टोटल 40 विद्यार्थी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए एनालॉजी से है। यहाँ हमें बताना है कि 17 का जो संबंध 60 के साथ है, 20 का वही संबंध किसके साथ होगा। तो 17 से देखिए 60 कैसे बनाया है। 17 में गुना किया है 3 से और प्लस किया है 9। 17 तिया 51 और 9 कितना होगा? 60। तो उसी तरीके से 20 में गुना करेंगे 3 से और प्लस करेंगे 9, तो कितना वैल्यू आएगा? 20 तिया 60 और 9 69 विकल्प में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प 2 हो जाएगा। गुना 3 + 9 किया गया था। अगले क्वेश्चन में आइए देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 9 से क्या बनाया है? 27। गुना किया 3 प्लस किया 4। पहले गुना किया है फिर प्लस किया है अगले संख्या से। गुना किया है 3 से तो प्लस किया है 4। 9 तिया 27, 27 + 4 31। अब आगे गुना किया है 5 से प्लस किया है 6। गुना किया है 7 से तो हम प्लस करेंगे कितना? 8। तो +8 करिए 1127 में 8 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1135। यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प 1 हो जाएगा। क्या किया गया था? गुना 3 + 4, फिर गुना 5 + 6, गुना 7 तो +8 करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन आपका फिर से मिसिंग नंबर का है। देखते हैं किस तरीके से है, गौर से देखिएगा। इस दोनों का देखिए 4 और 3 में डिफरेंस कितना का है? 1 का। तो इस 1 का क्यूब करिए और माइनस का 1 करिए, 0 आ जाएगा। उसी तरह से 8 और 12 में अंतर कितना का है? 4 का। आप इस 4 का क्यूब करिए और -1 करिए, 63 आ जाएगा। 64 - 1 63। उसी तरीके से आप इस दोनों के अंतर का क्यूब करिए, तो अंतर कितना का? 2 का। क्यूब -1 करिए, कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा। इस दोनों के अंतर का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे, सब जगह वही किया गया है। 9 और 6 में अंतर 3 का, 3 का क्यूब 27, 27 - 1 कितना? 26। आगे बढ़िए, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका वेन आरेख का है। बोला गया है नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख मित्र, ठीक है, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि जो मित्र होगा ना उसमें से कुछ आपका पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और कुछ दार्शनिक भी हो सकता है। उसी तरह से दार्शनिक मित्र भी हो सकता है और पथ प्रदर्शक भी हो सकता है। मतलब तीनों ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे के साथ कॉमन हो सकता है। तो आंसर हमारा विकल्प 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, हमें इसका बताना है दर्पण छवि क्या होगा, यानी दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दर्पण में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ आपके राइट में है उसको लेफ्ट में कर देता है, यानी दाएं से बाएं, या फिर इसको आप बाएं से दाएं सकते हैं। दर्पण क्या करता है? दर्पण दाएं को आपका कन्वर्ट करता है बाएं में, या बाएं को कन्वर्ट करता है दाएं में। दोनों एक ही चीज़ है, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में। जैसे देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि आर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आर को गौर से देखिए। इसका जो कर्व वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, ऊपर है और लाइन नीचे है, तो जब भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो उभरा भाग ऊपर ही रहेगा, यानी इस तरीके से बनेगा। लाइन नीचे है तो नीचे रहेगा, उभरा भाग ऊपर है तो ऊपर रहेगा। सिर्फ क्या होगा, राइट साइड में था, अब किस तरफ बनेगा? लेफ्ट साइड में। तो अब इस हिसाब से हम लोग इसका आंसर चुनते हैं। इस समूह का हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो पहले कौन आएगा? देखिए, जो भी राइट है उसको लेफ्ट में बदलेगा, तो डॉलर पहले आएगा। तो डॉलर पहले इस आकृति में नहीं है तो आकृति ए हमारा आंसर नहीं होगा। डॉलर पहले इस आकृति में नहीं है तो आकृति सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बी और डी में से कोई एक हो जाएगा। अच्छा देखो, जो आपका एंड है इसको भी तो चेंज करेगा, इस तरफ करेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल सेम रखा है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। यानी कि जो पिक्चर बी है ना वो हमारा आंसर होगा। तो पिक्चर बी के लिए कौन सा विकल्प है? विकल्प ए है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा।
ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।